नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26 त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय के बारे में। त्रिमर्मीय नाम से दो अध्याय हैं चरक संहिता में, एक चिकित्सा स्थान में है और एक सिद्धि स्थान में। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अभी चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, तो चिकित्सा स्थान अध्याय 26 त्रिमर्मीय अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो त्रिमर्मी अध्याय, आपको नाम से पता लग रहा है तीन मुख्य मर्म हैं जिनसे रिलेटेड जो रोग हैं उनकी चिकित्सा अपन यहाँ पे देखेंगे। चिकित्सा स्थान है तो उनकी चिकित्साएं देखेंगे। त्रिमर्मी मतलब तीन मर्म कौन से? शिर, हृदय और बस्ती। तीन मुख्य मर्म है, शिर, हृदय और बस्ती। उन्हीं की जो है अपन यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो रोग हैं उनके बारे में। अब आते हैं अपन इसमें की टॉपिक्स क्या क्या अपन जो पढ़ेंगे। तो मर्म संख्या, तो एक बहुत फेमस श्लोक आप है ना पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से ही। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी में आप पढ़े हो, सप्तोत्तर मर्म शतम। तो ये वो श्लोक का रेफरेंस पूछ लिया जाता है प्री पीजी में भी, और यूजी में तो खैर संख्या पूछते हैं 2 नंबर में, किस मर्मों की संख्या बताओ। लेकिन वो क्या है, ज़्यादातर तो फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है वैसा क्वेश्चन। लेकिन प्री पीजी के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि रेफरेंस कहाँ है चरक संहिता में 107 मर्मों की संख्या का। तो वो रेफरेंस है चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में। ठीक है, तो मर्मों की संख्या का वर्णन आचार्य चरक ने किया था चिकित्सा 26 में। फिर उदावर्त प्रकरण, मतलब उदावर्त के निदान, संप्राप्ति, लक्षण एवं चिकित्सा के बारे में अपन पढ़ेंगे। आनाह प्रकरण, निदान, लक्षण और चिकित्सा के बारे में अपन पढ़ेंगे। उदावर्त मतलब वायु का ऊर्ध्वगामी हो जाना, या फिर अपन बोल सकते हैं वायु का प्रतिलोम गमन हो जाना। कौन सी वायु का? अपान वायु का। ठीक है, तो वो है अपने उदावर्त रोग। आना, आना मतलब पेट में आफरा, जैसे पेट फूल जाता है ना किसी का, किसी गैस से भर जाता है, तो वही है आनाह, पेट का फूल जाना। ठीक है, फिर मूत्रकृच्छ प्रकरण, उसके निदान, संप्राप्ति, भेद, लक्षण, चिकित्सा। तो मूत्रकृच्छ, 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ बताए हैं चरक ने, तो उसके बारे में जो है अपन डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हृदय रोग प्रकरण, कि हृदय से संबंधित रोगों की संख्या जो है सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने बताई थी। कितने बताए थे? 5। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। तो उन्हीं की जो है अपन चिकित्सा यहाँ पे देखेंगे। फिर प्रतिश्याय शिरोरोग प्रकरण, कि शिरोरोग प्रकरण में जो है प्रतिश्याय के अपन डिटेल से अपन स्टडी करेंगे, उसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण, चिकित्सा। दुष्ट प्रतिश्याय के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे अपन जो है यहाँ पे देखेंगे। फिर अगला आता है मुखगत रोग। अब मुखगत रोगों की डिटेल जो है चरक संहिता में नहीं बता रखी है। चरक संहिता में केवल उसके जो है बेसिक कितने भेद हैं और थोड़ा बहुत उनके चिकित्सा वगैरह से रिलेटेड बातें की हुई है। डिटेल चरक संहिता में रही होंगी कभी तो, क्योंकि क्या है कि जो ईएनटी का डिस्क्रिप्शन है वो उत्तर तंत्र में होने वाला था चरक के, और उत्तर तंत्र आज तक कभी मिली नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वर्णन मुख रोग की डिटेल चरक संहिता में ज़्यादा मिलती नहीं है देखने को। ऐसे ही अरुचि प्रकरण, उसके निदान, भेद, लक्षण और चिकित्सा। कर्ण रोग, उसके लक्षण और चिकित्सा। नेत्र रोग, उनके भी लक्षण और चिकित्सा अपन देखेंगे। फिर खालित्य, पालित्य, हरिकेशता। खालित्य गंजापन, पालित्य बालों का सफ़ेद होना, सिर के दाढ़ी के बालों का सफ़ेद होना। हरिकेशता, हरिकेशता मतलब थोड़े हरिकेश मतलब वानर जो होता है ना, बंदर, उसके समान जो है बाल का वर्ण मतलब कलर हो जाना वो। फिर स्वर भेद चिकित्सा, स्वर भेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर त्रिमर्मीय रोगों में सामान्य चिकित्सा सिद्धांत, कि भाई तीनों मर्मों में जो रोग होते हैं उनका सामान्य क्या चिकित्सा आप करनी चाहिए, जनरल ट्रीटमेंट क्या है, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो। वात पित्त कफ का महत्व, और वात पित्त कफ परस्पर घातक क्यों नहीं। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि तीनों साथ में रहते हैं, तीनों के गुण एक दूसरे से विपरीत हैं, फिर भी वो एक दूसरे को जो है डिस्टर्ब नहीं करते, अपना अपना काम करते हैं। तो वो ऐसे क्यों है?
आपस में एक दूसरे के लिए घातक क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें अपन सारी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं टॉपिक आगे। ये अपन ने पढ़ लिया कि अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो त्रिमर्मीय अध्याय, तो सबसे पहले शरीर में मर्मों की संख्या, तो सप्तोत्तर मर्म शतम, टोटल कुल मर्म 107 होते हैं। फिर प्रधान मर्म या मर्म त्रय जिसको अपन बोले था, तो वो कौन से हैं। प्रधान मर्म है बस्ती, हृदय और शिर। नीचे से ऊपर की ओर चल जाओ कि भाई पहले नीचे बस्ती प्रदेश, फिर बीच में हृदय आ जाता है, फिर ऊपर शिर प्रदेश। तो ये 3 त्रिमर्म है, प्रधान मर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रधान मर्म जानने चाहिए। अब आता है अपना पहला टॉपिक, उदावर्त प्रकरण। तो उदावर्त सबसे पहले प्री पीजी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। तो आचार्य चरक के अनुसार उदावर्त के भेद कितने हैं, 6। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उदावर्त के भेद कितने हैं, 13 है, धारणीय वेग और एक अपत्य निमित्त भेद, ठीक है। आचार्य बेल के अनुसार 4 भेद हैं और वैशज्य रत्नावली के अनुसार 3 भेद हैं उदावर्त के, ठीक है। उदावर्त होता क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अपान वायु इज कॉल्ड उदावर्त, यानी अपान वायु की ऊर्ध्व गति को ही उदावर्त कहा जाता है, ठीक है। उदावर्त की परिभाषा आ गई आपको, ठीक है। डिजीज का जनरल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। भेद आपको पता लग गया टोटल कितने होते हैं, चरक के अनुसार कितने, सुश्रुत के अनुसार कितने, ठीक है। आचार्य भेल ने 4 बताए और वैशज्य रत्नावली ने उदावर्त के 3 भेद बताए। फिर उदावर्त के निदान, निदान जो भी वात प्रकोपक निदान है, सामान्य निदान, वो सब यहाँ पे लागू होते हैं। कषाय, तिक्त, कटु तीनों वात बढ़ाने वाले रस है। रूक्ष भोजन का अतिसेवन, ऐधारणीय वेग को धारण करना, उपवास और अतिव्यवाय, ये सारे जो हैं उदावर्त के निदान हो गए। संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस, कैसे डिजीज डेवलप हुई। तो निदान सेवन किया पेशेंट ने तो उससे क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ। पक्वाशय में कुपित वपान वात द्वारा स्रोतो अवरोध एवं विमार्गमन, कि भाई वहाँ के जो स्रोत से वहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, वायु प्रतिलोम गमन या विमार गमन कर जाती है, ठीक है। विमार गमन मतलब अपना मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग में चले जाना, तो विमार गमन कर जाती है, इससे उदावर्त रोग हो गया, ठीक है। ये उदावर्त की संप्राप्ति होगी। अब उदावर्त के लक्षण, तो सीवियर पेन, बार बार वेदना होती है, कहाँ पे, हृदय, कुक्षी, उदर, पृष्ठ और पार्श्व में, ठीक है। इसके अलावा आदमान, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट ऐसा खिंचा खिंचा सा रहता है। फिर हृदलास, नोजिया, वोमिटिंग टाइप इच्छा होती है उसको। फिर विकर्तिका, कटिंग टाइप पेन इन एनल रीजन, परिकर्तिका रोग आपने सुना है ना, जिसमें कैंची से कटने समान वेदना होती है, तो वही ये है विकर्तिका, मतलब कि कटिंग टाइप पेन होता है एनल रीजन में। फिर तोद, तोद मतलब प्रिकिंग टाइप पेन, तो प्रिकिंग मतलब कोई जैसे चूटिए भरते हैं ना, चूट के अपन बोलते हैं जिसको, तो वो उस टाइप का पेन, तोद, ठीक है। फिर विपाक, विपाक यहाँ पे वो विपाक आपका डीजी वाला विपाक नहीं है, यहाँ पे विपाक मतलब अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर बस्ती शोथ, स्वेलिंग इन द ब्लैडर, कि ब्लैडर जो है वो सूज जाता है। फिर मल संग, कॉन्स्टिपेशन, मल का कठोर या तनु होना, खर, रूक्ष, शीत हो जाना, ये सारे जो हैं उदावर्त के लक्षण हैं, ठीक है। फिर उदावर्त से होने वाले रोग, अब क्या है, उदावर्त खुद तो एक रोग है ही, लेकिन ये अनेक रोगों के एक लक्षण के रूप में भी हो सकता है, या अनेक रोगों का कारण भी बन सकता है, निदान भी हो सकता है। निदानार्थ कर रोग आपने पढ़ा होगा पैथो में, तो वैसे ही मान सकते हो आप इससे। तो उदावर्त के कारण ज्वर हो सकता है, मूत्रकृच हो सकता है, प्रवाही का, ठीक है, प्रवाही का मतलब डिसेंट्री टाइप रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, ग्रहणी, वमन, अंधापन, मूकता, शिरहशूल, वातोदर, वातोदर बहुत कॉमन है, जो अगर किसी के लंबे टाइम उदावर्त चलते हैं तो वो वातोदर में कन्वर्ट हो जाता है। अष्टिला, मनह रोग, ठीक है, तृष्णा, रक्तपित्त, अरुचि, प्रतिशय, अर्दित, ये सारे जो है रोग इससे उत्पन्न हो सकते हैं आगे चल के, अगर लंबे टाइम उदावर्त चलता रहे। अब अपन देखते हैं उदावर्त में चिकित्सा क्या है। तो श्लोक नंबर 11 में बताइए, तम तैल शीत ज्वर नाशनाक्तम स्वेदयैर यथोक्तई प्रविलीन दोषम उपाचरेद वर्ती निरूहवस्ति स्नेहैर्वेकन विरेकर अनुलोमनान्नई, यानी कि सबसे पहले अभ्यंग करना है किससे, शीत ज्वर नाशक तेल से। अब शीत ज्वर नाशक तेल मैंने आपको ज्वर प्रकरण में बताया था, कौन सा तेल है जो शीत ज्वर नाशक है। शीत ज्वर मतलब शीत समुत्त उष्ण ज्वर, इसको वो बोलते हैं शीत ज्वर, ठीक है, जो शीत के कारण उत्पन्न हो रहा है।
तो उसमें क्या करेंगे अपन को उष्ण अभिप्राय होगा, उसको उष्ण की इच्छा होगी। तो अगुरवादी तेल, शीतनाशक ज्वरनाशक तेल कहाँ पड़ा, ज्वर में अपन ने क्या पढ़ा था, अगुरवादी तेल। एक चंदनादी तेल था, वो उष्ण ज्वर में था, ठंडक के लिए दे रहे थे वहाँ पे वो, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे शीतनाशक ज्वर तेल या अगुरवादी तेल का अभ्यंग करने को बोला गया है। फिर स्वेदनविद वातनाशक औषधियाँ, ठीक है, ये स्वेदन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वर्ती प्रयोग, वातानुलोमन के लिए वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर निरूह और अनुवासन बस्ती बता दिया, ठीक है, निरूह और अनुवासन बस्ती। और फिर वातानुलोमक आहार का सेवन, विरेचन, ठीक है। निरूह बस्ती स्नेही मतलब निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती, विरेकई मतलब विरेचन, और फिर अनुलोमनान्नई मतलब वातानुलोमक आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उदावृत की चिकित्सा का अपन ने चिकित्सा सूत्र देख लिया कि भाई क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। फिर दोषानुसार चिकित्सा बता रखी है। कौन कौन सी है दोषानुसार चिकित्सा, वात का अगर आधिक्य हो तो अम्ल व लवण रस के साथ तेल की बस्ती देनी चाहिए, ठीक है। अगर पित्त का भी आधिक्य हो, मतलब वात के साथ साथ, वैसे तो उदावृत वात के कारण होता है, लेकिन साथ में पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी हो तो क्षीर बस्ती देनी चाहिए, दूध की बस्ती। दूध क्या है, वात पित्त शामक होता है इसलिए। फिर कफ का आधिक्य हो तो स गोमूत्र बस्ती, यानी गोमूत्र के साथ बस्ती। अब यहाँ पे गोमूत्र के साथ बस्ती क्यों की है, क्योंकि गोमूत्र एक क्षार होता है, ठीक है। क्षार कैसे, उसका कटु और लवण लवण कटु रस होता है उसका, ठीक है, कटु लवण रस। इसलिए जो है गोमूत्र एज ए क्षार काम करता है, और क्षार क्या करता है, कफ को क्षरण करने का, कफ को निकालने का। तो इसलिए जो है कफ आधिक्य में गोमूत्र के साथ जो है बस्ती देनी चाहिए, ठीक है। फिर उदावृत नाशक वर्तियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी है, श्यामादि गुदवर्ती, पिण्याकादिवर्ती और कृमिघ्नादिवर्ती। नाम याद रखने, प्री पीजी में कई बार पूछ लेते हैं। उदावर्त नाशक औषध योग, द्विरुत्तर हिंगवादि चूर्ण, वचादि चूर्ण, हिंगुग्र गंधादि चूर्ण और स्थिरादि चूर्ण, ये सारे जो हैं इसमें औषध योग हो गए। अब द्विरुत्तर हिंगू आदि चूर्ण जो है कई बार अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5 नंबर में यूजी में, तो उसके कंटेंट और उपयोग आपको याद होने चाहिए। तो कंटेंट क्या क्या है, हिंगू 1 भाग, वचा 2 भाग, फिर उसका दुगुना 4 भाग चित्रक, फिर उसका दुगुना 8 भाग कुष्ठ, फिर उसका दुगुना सर्जिक्षार 16 भाग, और फिर विडंग जो है वो 32 भाग। इस तरह से द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण क्या है, उसकी क्रमशः द्विगुण होती जाती है मात्रा। क्रमशः याद करना है ये तुम्हें कि हिंगू वचा चित्रक कुष्ठ सर्जिक्षार और वाय विडंग, ये क्रम से जो है दुगुने क्रम में दुगुनी मात्रा में लेने हैं। 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 8 भाग, 16 भाग और 32 भाग। इन सबको जो है अलग अलग चूर्ण बनाना है, फिर मिक्स करके अच्छे प्रकार से खरल में मर्दन कर देना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको स्टोर कर लेना है। इसका उपयोग कहाँ है, आनाह, विसूचिका, हृदय रोग, गुल्म, ऊर्ध्ववात, उदावर्त, इनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये उदावर्त प्रकरण अपना कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप ग्रुप में आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसमें वापस में एक बार उदावर्त अपन शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। अपन ने उदावर्त में क्या पढ़ा, भेद। तो चरक के अनुसार 6 भेद थे। उदावर्त के निदान, ज़्यादातर वात जो प्रकोप निदान है सारे, ठीक है। उदावर्त की संप्राप्ति, वात प्रकोप हुआ निदान सेवन से, फिर वो जो है उसने अपान वायु को ऊर्ध्वगामी कर दिया। क्यों, क्या, स्रोतो अवरोध और विमार्गमन के द्वारा। स्रोतो दृष्टि इसमें किस प्रकार की है, स्रोतो अवरोध और विमार्गमन दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उदावर्त के लक्षण, लक्षण में क्या है, उदावर्त में अब वायु अपने स्थान से ऊपर हटेगी तो नीचे के जो वेग हैं अपान वायु के वो सारे रुक जाएंगे। तो जो है मल का वेग रुक जाएगा, इससे क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा। मूत्र का वेग रुक जाएगा, इससे क्या मूत्र कच्छ वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मूत्र रुकेगा तो क्या होगा, बस्ती में शोथ होगा। फिर उसके अलावा अपने इंडाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि वो ऊपर आएगा तो किसके स्थान घेर लेगा, समान वायु का। तो समान वायु के भी काम डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए जो है यहाँ पर विपाक, इंडाइजेशन भी जो है अपन को देखने को मिलेगा। आदमान, अब हवा क्या है ऊपर जाएगी तो कोष्ठ में जाएगी, तो कोष्ठ में हवा भरेगी तो उससे आदमान होगा, ठीक है, पेट में खिंचाव वगैरह। अब आदमान होगा, इंडाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, उसको वोमिटिंग जैसा मन होगा तो नोजिया, हृदयास हो गया, ठीक है। और फिर उसके जो है विभिन्न तरह की वेदनाएं होंगी, तोद, ठीक है, परिकर्तिका, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। चिकित्सा जितनी वातनाशक आप कर सकते हो भाई, अभ्यंग करवाओ कितना, शीतनाशक ज्वर जो है, गुरुवादी ज्वर, गुरु जो उष्ण प्रकार का है उसका क्या है अपन को अभ्यंग करवाना है।
स्वेदन करवाना है, मतलब अभ्यंग स्वेदन, स्नेहन स्वेदन दोनों करवा दिए, फिर दोनों बस्ती निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना है। इसके अलावा जरूरत पड़े तो विरेचन और वातानुलोमक आहार का सेवन अपन को करवाना है। ठीक है, अगर वात का आधिक्य हो तो कौन सी निरो बस्ती देनी है? जो सामान्य वातनाशक रस हैं, अम्ल लवण, इनकी बस्ती देनी है। ठीक है, अगर पित्त का प्रकोप हो तो क्षीर बस्ती देनी है, कफ का प्रकोप हो तो गोमूत्र मिक्स करके और फिर बस्ती देनी है। गोमूत्र क्यों? गोमूत्र ऐसे क्षार काम करता है, क्षार का काम क्या है? कफ को काटना, ठीक है, क्षरण करना कफ का, इस प्रकार से। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट योग वगैरह देख लिए, वर्ती देख लिया अपन ने। अब अपन आते हैं अनाह प्रकरण पे। तो अनाह क्या है? हार्डनेस ऑफ बॉवेल, मतलब क्या है इसमें? एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म एंड मल इन द महास्रोतस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाई वात दोष। वात दोष के अवरोध के कारण जो है महास्रोतस में आम व मल के संचय को अनाह कहते हैं। ठीक है, अनाह एक तरह से पेट फूलने जैसा ही रोग है। इसमें क्या हो रहा है कि मल का संचय हो रहा है बॉडी में। तो अनाह के लक्षण क्या है? हृदय स्तंभ, स्टिफनेस इन कार्डियक रीजन, शिरो रोग, गौरव, गौरव मतलब हैवीनेस इन हेड एंड एब्डोमेन, उद्गार संग, डकार में रुकावट होना, फिर पीनस, पीनस मतलब राइनाइटिस, जुकाम सी बनी रहेगी उसके। तो ये सारे जो हैं इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आनाह की चिकित्सा क्या है? आनाह आमम प्रभवम जयेतु प्रच्छर्दन लंघने पाचनैश्च, कि प्रच्छर्दन मतलब छर्दी, वमन करवाना, लंघन और पाचन द्वारा जो है इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। कुल मिलाकर उस आम को जो है आपको बाहर निकालना है। क्यों? आम समुत्त व्याधि है, आम के कारण उत्पन्न हुई व्याधि है। ठीक है, एरंड तेल प्रयोग, यहाँ पर एरंड तेल का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? वातादि दोष रोगी व रोग के बल को ध्यान में रखते हुए अथवा इनका विचार करके मेद, कफ, पित्त व रक्त से वायु का मार्ग रुक जाने पर एरंड तेल का प्रयोग दुग्ध या मांसरस या त्रिफलाक्वाथ या मुद्गयूष या गोमूत्र या मद्य के साथ जो है रोगी को आभ्यंतर प्रयोग कराना उत्तम होता है। अब चूंकि आम है, इसके कारण क्या हो रहे हैं? स्रोतो अवरोध हो रहा है। तो स्रोतो अवरोध को खोलने का काम क्या करेगा? यहाँ पे एरंड तेल करेगा। तो एरंड तेल किसके साथ देना है? या तो शीर के साथ दे दो तो विरेचन का काम करेगा अच्छा वाला, मांस रस के साथ दे दो, या त्रिफलाक्वाथ के साथ दे दो, या मधुगीयूष के साथ, या गोमूत्र या मद्य के साथ देने पर जो है फायदा करेगा। ठीक है, फिर एक आता है फल मूलादि लवण, नाम याद रखना है, वैसे पूछते नहीं ज़्यादा। तो फल मूलादि लवण, ये प्री पीजी में जरूर पूछ लेता है, फल मूलादि लवण का वर्णन कहाँ किया गया है? तो चरक चिकित्सा 26 में। उदावर्त या आनाह जन्य उदरशूल को कम करने के लिए फल मूलादि लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है एरंड तेल के गुणकर्म के बारे में। तो एरंड तेल के गुणकर्म क्या है? स्वभाव से क्या होता है? ये वातहर होता है। ठीक है, वातादि नाशक द्रव्यों के संयोग और विरेचन गुणयुक्त होने के कारण मेद, रक्त, पित्त, कफ मिले हुए वात रोगों को नष्ट करता है। ठीक है, वातनाशक द्रव्यों का इसमें संयोग करा दो, इसमें खुद में विरेचन का गुण होता है। तो क्या करता है ये? कफ को, रक्त को, ठीक है, और मेद को, इनको जो है बाहर निकालने का, इनको जो है नष्ट करने का काम करता है। जो एक्सेसिव मेद है, मतलब दूषित मेद है, उसकी बोल रहे हैं यहाँ। ठीक है, रोगी और रोग के बल कोष्ठ के अनुसार एरंड तेल की अधिकतम उपयोग मात्रा 5 पल बताई गई है। बट आज की डेट में इतनी मात्रा अपन यूज कर ही नहीं सकते। 5 पल बहुत ज़्यादा हैवी डोज होती है। ठीक है, मैक्सिमम डोज जो है आचार्यों ने बताई हुई है। मृदु कोष्ठ या दुर्बल रोगियों में एरंड तेल का प्रयोग भोजन के साथ कराना चाहिए, डायरेक्ट नहीं कराना चाहिए। तो ये भी आपको पता है। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने आनाह प्रकरण भी कंप्लीट होता है। तो उदावर्त और आनाह अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे मूत्र कृच्छ प्रकरण। अभी तक कौन से मर्म के रोग चल रहे हैं? तीन मर्म हैं। ठीक है, बस्ती, हृदय और शिर। तो ये बस्ती के रिलेटेड जो रोग है, बस्ती मर्म के जो रोग हैं, उनको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उदावर्त पढ़ लिया, आनाह पढ़ लिया। अब जो है मूत्रकृच्छ रोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, डिस्यूरिया बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें यूजी में आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, मूत्रकृच्छ के निदान क्या हो गए? अति व्यायाम, ठीक है, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष आहार, अजीर्ण भोजन, मद्यपान, आनुपमत्स्य मांस, अध्यशन, ठीक है, नित्य द्रुत पृष्ठयानात, कि तेज चलने वाले घोड़े आदि की पीठ पर सवारी करना। इससे क्या होता है? वात प्रकोपित होती है। वात प्रकोपित होने से या फिर त्रिदोष प्रकोप होता है। उससे क्या होता है कि दोषों का बस्ती प्रदेश में आश्रय होता है, संशय, स्थान संश्रय होता है। फिर बस्ती मूत्र मार्ग में जो है संकोच या क्षोभ उत्पन्न होने होकर मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। इसके लिए श्लोक भी दे रखा है आचार्य चरक ने। प्रथम मला स्वयं कुपितया निदानैर सर्वे अथवा
कोपमुपेत्य वस्तौ मूत्रस्य मार्गम परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतिह कृच्छात्। कि भाई निदान सेवन किया, उससे या तो वात दोष या पित्त दोष या कफ दोष, वो निदान के अकॉर्डिंग बात है, या फिर त्रिदोष प्रकोप होता है। फिर दोष जो होता है, जो भी प्रकोपित हुआ है, वो बस्ती में जाके स्थान संश्रय करता है, फिर वहाँ पर जो है मूत्र मार्ग में संकोच या शोभ उत्पन्न कर देता है, फिर उससे जो है मूत्रकृच्छ रोग की उत्पत्ति होती है। फिर मूत्रकृच्छ के भेद, तो मूत्रकृच्छ के 8 भेद होते हैं, वात पित्त कफ सन्निपात, 4 तो ये हो गए। फिर अश्मरिज, शर्कराज, शुक्रज और रक्तज, ये 8 प्रकार के जो है मूत्रकृच्छ बताए गए हैं। ठीक है, वात पित्त कफ सन्निपातज या त्रिदोषज, फिर अश्मरिज, शर्कराज, ठीक है, शुक्रज और रक्तज, इस प्रकार से जो है टोटल 8 भेद बताए गए हैं। फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं मूत्रकृच्छ भेदानुसार लक्षण। एक सेकंड, शोर खत्म हो जाए। मूत्रकृच्छ भेदानुसार लक्षण। अब अपन ने पहले क्या बात कर ली, मूत्रकृच्छ रोग के निदानों के बारे में, फिर उसके जो है भेदों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं लक्षण। तो दोषानुसार लक्षण इसके देखते हैं। तो वातज मूत्रकृच्छ, ठीक है, वात दोष का कारण वाला। वंक्षण प्रदेश ग्रोइन, मूत्राशय ब्लैडर, और पेन लिंग में जो है तीव्र वेदना होना। ठीक है, जो बस्ती के से रिलेटेड प्रदेश है अपने पूरा, उसमें वेदना होना, ग्रोइन हो गया, ब्लैडर हो गया, पेनिस हो गया, इसमें। फिर थोड़ा थोड़ा बार बार मूत्र त्याग। अब चूंकि पेन हो रहा है ना, तो पेशेंट को अगर यूरिन का फ्लो भी आ रहा होगा, उसको प्रेशर बन भी रहा होगा, तो भी वो पेशेंट रोकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी से जो है वो यूरिन पास करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वातज मूत्रकृच्छ के जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है। फिर पित्तज मूत्रकृच्छ। पित्तज मूत्रकृच्छ में क्या है, पीला, रक्त के साथ, वेदना युक्त, दाह युक्त, कष्टपूर्वक, बार बार मूत्र त्याग करना। अब इसका क्या मैं सेंस है भाई, पित्त के लक्षण है वो, उसमें कलर कैसा हो जाता है, येलोइश टाइप का हो जाता है। तो जैसे कि आपने जॉइंडिस या फिर बोले हूँ तो मैं एनीमिया, उसमें भी क्या होता है, पित्त प्रकोप के कारण होने वाला रोग है। तो उसमें क्या होता है कि पीलापन आ जाता है, जो भी सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के उनमें। तो वैसे ही है यहाँ पे कि येलोइश, ब्लड स्टेन्ड, यानी कई बार खून भी आ जाता है उसके साथ, पेनफुल। ठीक है, पित्त तो बर्निंग सेंसेशन भी करेगा उत्पन्न, हॉट यूरिन विद डिफ़िकल्टी। ये है अपने पित्तज मूत्रकृच्छ का, सामान्य बात है, ये जनरली अंडरस्टूड बात है, इतना होता है। फिर कफज मूत्रकृच्छ। कफज मूत्रकृच्छ में लिंग के साथ मूत्राशय में भारीपन व शोथ। कफ है तो भारीपन, गुरुता तो होगी, तो वो यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा सैपिच्छ यानी झागदार मूत्र का जो है त्याग करना। कफ भाग मिला हुआ मूत्र, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा और गाढ़ा सा मूत्र निकलता है, तो वो कफ में मूत्र होता है। ठीक है, तो ये कफज मूत्रकृच्छ के लक्षण हो गए। त्रिदोषज तीनों दोषों के मिश्रित लक्षणों से युक्त होता है। इसमें तीव्र वेदना व दाह के साथ मूत्र त्याग होता है। कृच्छतमम ही कृच्छम, ये दुख साध्य है, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूं पीजी में उठा दे देते हैं। किस रोग के लिए कहा गया है कृच्छतमम ही कृच्छम, ये यूं क्यों उठा के आ जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, ये त्रिदोषज मूत्रकृच्छ के लिए बोला गया है। कृच्छतमम ही कृच्छम, दुख साध्य रोग है। फिर आता है अगला अश्मरिज। अश्मरिज के लिए क्या बोला है, कुपित वात, मूत्राशय में गए हुए शुक्र, मूत्र, पित्त या कफ को सुखा देती है। ठीक है, तब जिस प्रकार गो के में पित्त बन के गोरोचन बनता है, ठीक है, गो के पित्त में गोरोचन बनता है, उसी प्रकार बस्ती में अश्मरी बन जाती है। कुल मिला के इन्होंने ये बताया है कि कोई भी दोष हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शुक्र हो, वो ठीक है, वो बस्ती में चला गया। अब बस्ती में क्या है, कुपितवात जब पहुंचती है तो उस जो भी कफ है या शुक्र है या कुछ भी है, उसको सुखा देती है, सुखा के और उसकी जो है अश्मरी यानी पाषाण टाइप बना देती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला है, अश्मरिज मूत्रकृच्छ। अब चूंकि स्टोन हो गया, तो स्टोन वाले पेशेंट का आप हालत जानते हो, उसको क्या है, यूरिनेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे लक्षण भी यहाँ पे उसी तरह से होगा। ठीक है, कि मूत्र का कम मात्रा में तथा कठिनता से बाहर निकलना। सेवनी, लिंग, मूत्राशय में शूल, कि जो भी लोअर पार्ट है बस्ती वाला और जो भी यूरिन पास करने का पूरा पैसेज है, उसमें पूरे में पेन होगा।
मूत्र की धारा विशीर्ण 2 धारा के रूप में होना। ये इसलिए बता रखा है कि जो पूरा पैसेज है उसमें कहीं छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वहाँ पे फिर ये 2 धारा में बन जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि विशीर्ण हो जाना, 2 धारा के रूप में होना। बार बार मल व मूत्र का त्याग करना। अब उसको इतना बुरा पेन होता है ना कि वो पेन के चलते या तो वो कर ही नहीं पाता, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में, या कई बार उसको चाहिए नहीं होता फिर भी उसके यूरिन और स्टूल पास हो जाता है। तो बार बार मल व मूत्र का त्याग करना। अश्मरी द्वारा मूत्र मार्ग मूत्राशय में क्षत होने पर मूत्र में रक्त निकलना। अब चूंकि स्टोन बन रहे तो स्टोन के कारण क्या होगा, स्टोन तो क्या करेगा, काटेगा जगह को, अपने मसल्स ही तो हैं सारी, तो मसल्स में कट लगने से क्या है, ब्लीडिंग वगैरह होगी, तो ब्लीडिंग के कारण जो है यहाँ पर रक्त भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, अश्मरिज मूत्रकृच्छ। फिर आता है शर्कराज मूत्रकृच्छ। शर्कराज मूत्रकृच्छ में क्या आ गया, एषा अश्मरी मारुत भिन्न मूर्ति स्यात् शर्करा मूत्रापघात क्षरंती। यहाँ पर क्या होता है, जो अश्मरिज मूत्रकृच्छ है उसी में क्या होते हैं, स्टोन्स को वायु छोटे छोटे बारीक बारीक तोड़ देती है, टुकड़े कर देती है, इसी यही शर्कराज मूत्रकृच्छ होता है। इसी में क्या होता है, यूरिन के साथ साथ ये टुकड़े जो हैं बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वायु द्वारा अश्मरी का स्वरूप नष्ट कर जब टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है तो यह अश्मरी छोटी छोटी होकर मूत्र मार्ग से निकलने लगती है, इसे शर्करा कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीवियर डिस्यूरिया होता है, पेन इन कार्डियक रीजन एंड एब्डोमेन, और फांटिंग बेहोशी सी होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार शर्कराज मूत्रकृच्छ को जानना चाहिए। फिर आता है शुक्रज मूत्रकृच्छ, ठीक है। शुक्रज मूत्रकृच्छ कैसे होता है, जब शुक्र वेगावरोध करते हैं, शुक्र वेग का धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, जो अपना सीमन होता है वो जम जाता है, ठीक है, वो पैसेज को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, शुक्रज मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। तो इसके क्या लक्षण है, वंक्षण मूत्राशय लिंग में वेदना, तो पेन इन स्क्रोटम पेनिस एंड यूरिनरी ब्लैडर, शुक्र प्रवृत्ति बंद हो जाना, कि भाई अब चूंकि ट्रे की ब्लॉक है तो फिर आप जब यूरिन पास नहीं और शुक्र कहाँ से पास होगा, तो शुक्र प्रवृत्ति बंद हो जाना। शुक्र के साथ मूत्र का रुक रुक कर आना। अब जो पैसेज में अटका हुआ शुक्र है या वीर्य है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके ही तो क्लियर होगा, जो क्लियर होगा तो वो निकलेगा बाहर, तो यूरिन के साथ साथ कई बार जो है शुक्र भी पास होता है। मूत्रेंद्रिय में जकड़न, शोथ व वेदना, कि जो मूत्रेंद्रिय है, ठीक है, पेनिस हुआ, यूरेथ्रा हुआ, उसमें जो है जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, सूजन होती है और वेदना होती है। तो ये सारे लक्षण शुक्रज मूत्रकृच्छ के देखने को मिलते हैं। अब आखिरी भेद कौन सा, रक्तज मूत्रकृच्छ। तो मूत्र मार्ग में अभिघात, चोट लगने के कारण अथवा अति व्यवाय आदि से शुक्रातिशय के कारण जो है बस्ती में गया हुआ प्रकोपित रक्त रुक रुक कर तीव्र वेदना को करते हुए मूत्र के साथ अश्मरी के समान बाहर निकालता है। इसमें अन्य लक्षण क्या मिलता है, बस्ती में आदमान व गौरव, ठीक है, रक्त की अति मात्रा में बस्ती में संचय होने के कारण गुरुता हो जाती है। तो ये लक्षण जो हो गए अपने कंप्लीट। सबके इजी थे लक्षण, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी तक बात कर ली मूत्रकृच्छ के बारे में, निदान, भेद, उन भेदों के सबके स्पेसिफिक विशेष लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं अपन चिकित्सा के बारे में, ठीक है। तो चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, वातज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा। इसमें क्या होगा, वातनाशक चिकित्सा करनी है, जैसे कि अभ्यंग, स्नेहन, ठीक है, बस्ती, निरुह बस्ती, स्नेह द्रव्यों से उपनाह करना, उत्तर बस्ती, कटी प्रदेश में वातनाशक तेलों का क्वाथ या परिषेक करना, स्थिरादि वर्ग, वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध जल में पका मांसरस खाने को देना। मांसरस क्या करेगा, वात का शमन करेगा, बल्य होगा, ठीक है, स्निग्ध उष्ण होता है ना, तो वात का शमन करेगा। अभ्यंग है वो वात शामक होता ही है, ठीक है। इस निरुह और अनवासन बस्ती, बस्ती वात की चिकित्सा होती है। फिर स्नेह द्रव्यों का उपनाह बांधना, उपनाह क्या करेगा, वेदना शमन, शोथहर का काम करेगा, ठीक है। उत्तर बस्ती, चूंकि ये मूत्राशय से रिलेटेड हो गया, बस्ती से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उत्तर बस्ती दी जाती है, ठीक है। तो वो अभी ट्रैक क्लियर करेगी, वो पहली बात। तो दूसरी बात जो है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, जो भी कमजोरी वगैरह आई है बस्ती प्रदेश में उसको स्ट्रेंथ, बल देने का काम करेगी। तो ये उत्तर बस्ती का कर्म हो गया। इस तरह से वातज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा हो गई। अब आते हैं पित्तज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा पे। तो शीतल द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक, अवगाह, प्रदेह और ग्रीष्म में बताए गए विधानों का पालन करना, मतलब ग्रीष्म ऋतु परिचर्या का पालन करना। द्राक्षा, द्राक्षा क्या करता है, वात पित्त शामक होता है कि नहीं होता है, बस वही है यहाँ पर। विदारी,
ठीक है। इन पित्तनाशक द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करना। शतावर्याधिक्वाथ, शतावर्याधिक्वाथ क्या है, ठंडा होता है, शीतल होता है, इसलिए जो है वहाँ पर शतावर्याधिक्वाथ का प्रयोग बताया है। फिर कफज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा, तो क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण व कटु अन्नपान का सेवन, स्वेदन का प्रयोग, जौ से बने भक्ष्य पदार्थों का सेवन। जौ क्या होता है, रूक्ष होता है, तो वो क्या हो, स्निग्ध गुणों को कम करेगा, इसलिए। निरुवस्ती, मट्ठा, तक्र का प्रयोग, ठीक है। और तिक्त औषध सिद्ध तेल का अभ्यंग व पान, व्योषादि चूर्ण, ये सारे जो हैं कफज मूत्रकृच्छ के ट्रीटमेंट में आते हैं। फिर त्रिदोषज मूत्रकृच्छ, त्रिदोषज मूत्रकृच्छ में वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड डायरी में नोट कर लेना, कहीं पे भी डायरी कॉपी जो भी आप बनाते हो प्री पीजी के लिए, उसमें नोट कर लेना है कि वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा क्या करें, त्रिदोषज मूत्रकृच्छ में, ठीक है। ऐसे ही कई जगह कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा भी आएगा, तो वहाँ भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कई जगह पित्त स्थानानुपूर्वी क्रिया आएगा, तो वो नोट कर लेना है आपको कहाँ है। कफ की अधिकता में वमन, पित्त की अधिकता में विरेचन और वात की अधिकता में बस्ती है, आपको पता ही है। फिर अश्मरीज और शर्कराज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा, तो इसमें स्नेहपान, अभ्यंग, बस्ती, उत्तरवस्ती, उपनाय एवं परिषेक, निगद मद्यपान, ये सारे जो है अश्मरीज और शर्कराज में। ताकि क्या है, निगद मद्य पीकर तेज सवारी पे चलेगा ना, तो वो अश्मरी जो है वो ट्रैक से जो है निकल जाएगी बाहर अपने आप टूट कर, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बताया गया होगा, क्योंकि मद्य के कारण क्या होगा, वो टूटेगी, ठीक है, खंड खंड होगी। मद्य क्या होता है, डायूरेटिक होता है, तो डायूरेटिक है तो वो बाहर निकालने का काम करेगा यूरिन के साथ, इसलिए जो है यहाँ पर मद्य की बात, निगद मद्य की बात की है, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि मद्य उष्ण तीक्ष्ण होती है, तो वो क्यों दो डायूरेटिक कैसे हो गई। स्टार्टिंग में वो एज ए डायूरेटिक होती है, लेकिन अगर आप अति पान करोगे तो वो रुक्षता भी उत्पन्न कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो अपन तो एक नियमित मात्रा की ही बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगी, जो है डायूरेटिक का काम करेगी। अश्मरी भेदन योग, पाषाण भेदादि चूर्ण, पाषाण भेदादि घृत, गोक्षुरादि योग, पुनर्नवादि योग, त्रुट्यादि योग, शीघ्र मूल, कल्क, घृत तेल व दधिमंड मिक्स का योग, ये सारे जो है यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। शुक्रज मूत्रकृच्छ में तो जो दोष प्रधान हो गया उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, और कार्पास मूत्रादि योग इसका एक इम्पोर्टेंट योग मान सकते हैं। रक्तज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा, तो रक्त क्या होता है, उष्ण होता है, उसमें ओपोजिट शीतल चिकित्सा करनी है, श्वेदंष्ट्रादि घृत का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। अश्मरी जन मूत्रकृच्छ में क्या क्या है जो अपत्य हैं, व्यायाम, वेगों को रोकना, शुष्क रुक्ष मिष्ठान्न से बने भोज्य पदार्थ, मिष्ठान्न नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आएगा, पिष्टान्न आएगा, मैदा से बने जो है ना पिष्टान्न, तो पिष्टान्न का सेवन जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर प्रवात, पूर्वी दिशा की प्रवात, यहाँ पे आप एक तो दो चीज़ों से ले सकते हो, पूर्वी दिशा की बात, और इसके अलावा आप एक चीज़ ये और ले सकते हो, जैसे पंखे, एसी, कूलर, इनकी हवा ना, एसी की हवा, इनको प्रवात बोला जाता है, तो प्रवात। आतप सेवन, ज़्यादा धूप में नहीं बैठना, मैथुन, शालूक, जामुन, कमल, इन सब का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब अपत्य हैं। इस प्रकार से हमारा मूत्रकृच्छ प्रकरण भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में अपन ने कवर किए हैं बस्तीगत जितने भी रोग हैं, ठीक है, जैसे कि उदावरत, आना, मूत्रकृच्छ प्रकरण अपन ने कंप्लीट देख लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, बुक में बड़ा फैला के दे रखा है, उसको एक शॉर्ट में, एक क्रम में, एक कंपाइल फॉर्म में लिखने का काम मैंने किया है, ठीक है। अगर आप अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन हृदयगत रोगों के साथ, ठीक है। तो हृदयगत रोग देखेंगे, तब तक के लिए बाय।